अगले कुछ दिन जो मार्केट के होंगे, यानी आप कह सकते हैं अगले 15 से महीना भर का समय जो होगा बाजारों का, वो बहुत सारी इवेंट से भरा हुआ है, जिनमें अगले 5 से 7 दिनों में बहुत सारे इवेंट्स हैं जो मार्केट को आप लंबे समय तक प्रभावित करेंगे। यूं कह सकते हैं कि बाजारों में जो गैप डाउन और गैप अप्स होंगे उनकी संख्या बढ़ेगी। हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं, किन डेट्स को क्या होने वाला है और उसका बाजार किस तरह से सिग्निफिकेंस ले सकता है। हर एक पहलू में इस वीडियो में रखने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। जैसे मैंने कहा कि मार्केट में बड़ी बड़ी घटनाएं होने को आने वाले वक्त में देखने को मिलेंगी और इसके नाते जो गैप अप्स हैं, गैप डाउन्स हैं, उनकी संभावनाओं में भारी वृद्धि है और उसके नाते मार्केट का जो पूरा का पूरा मोमेंटम है वो बिल्कुल एक तरफा हो सकता है, और चाहे वो निगेटिव साइड या वो पॉजिटिव साइड पर हो सकता है। अगर सबसे पहले हम लोग इंडिया से शुरू करें तो इंडिया के लिए जो महत्वपूर्ण चीजें होंगी वो आरबीआई की तरफ से देखने को मिलेगा। आरबीआई की तरफ से जो नंबर्स आएंगे वो काफी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला यहां पर आपको याद रखना चाहिए कि जो नंबर आएगा आरबीआई की तरफ से वो आएगा हमारा जो आपका मनी सप्लाई का नंबर होगा। मनी सप्लाई का नंबर 30 तारीख को आएगा, यानी 30 अप्रैल को आएगा। मनी सप्लाई इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार का मनी सप्लाई नंबर एफआईआई बहुत ध्यान से देखेंगे, और सिर्फ एफआईआई नहीं देखेंगे, भारत का पूरा जो बैंकिंग सिस्टम है वो इस नंबर को ध्यान से देखेगा। क्यों? क्योंकि भारत का रुपया जो है इस समय आपको मालूम होगा थोड़ा सा कमजोर हुआ था, 94 के आसपास गया था इसी महीने में, अप्रैल के शुरुआती समय में, और उसके बाद जो है आरबीआई ने प्रेशर क्रिएट किया था बैंकों के ऊपर, नियमों में परिवर्तन किया था, जिसके नाते हुआ यह था कि रुपया जो है वापस से मजबूत हुआ था, करीब 92 तक गया था। देन अगेन इस समय जब हम बात कर रहे हैं वो 94 तक गया है। तो मार्केट ये देखने की कोशिश करेगा कि मनी सप्लाई के ऊपर कितना इंपैक्ट हुआ, M2, M1, M3 सारी जो करेंसी लेवल्स हैं उनमें क्या फर्क पड़ा है, क्या आरबीआई के पास एप्रोप्रिएट डॉलर्स बचे हैं या उनमें कुछ कमी आई है, और जो नेट डिफरेंस आया है, यानी कि हमारा डेटा ये भी बताएगा, जो कि 2 मई को डेटा आएगा। 2 मई का डेटा भी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि 2 मई को हमें यह मालूम चलेगा कि टोटल जो रिजर्व है आरबीआई का वो कहां पर है, क्योंकि यहां पर यह बात समझने की है कि डॉलर के अगेंस्ट में क्या पिछले महीनों में हमने करेंसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी है, क्योंकि अगर प्रोटेक्शन किया है तो आरबीआई के पास जो डॉलर है उसमें कमी देखने को मिलेगी। कारण यहां पर यह भी है क्योंकि इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि क्रूड जो है आप आज के डेट में भी समझते हैं कि क्रूड 106 की रेंज में ट्रेड हो रहा है। अगर 106 के आसपास में क्रूड है, इवन अगर मान लीजिए अमेरिका और ईरान के बीच में कुछ मामला सेटल भी हो जाए और क्रूड कहीं आपका 102, 103 की रेंज में भी आता है, तो भी इस लेवल के क्रूड पर आपका अगर डॉलर में आपके कमी देखने को मिल रही है, यानी आपका नेट जो रिजर्व है वो थोड़ा घटा है, तो बाजार उसको अच्छा नहीं लेगा, यानी बाजार उसको निगेटिवली लेगा। लेकिन अगर ये सब कुछ होने के बावजूद भी हमने डॉलर रिजर्व रखा है ठीक, और उसमें एप्रोप्रिएट कमी नहीं हुई है, एक सिग्निफिकेंट कमी ना होना, आधा परसेंट, 0.25% की कमी कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन एक सिग्निफिकेंट कमी नहीं अगर हुई है तो मार्केट इसको बहुत पॉजिटिव लेगा, और उस केस में फिर आपको जो बैंक निफ्टी है, जो आपका निफ्टी है, उन सब में आप रिकवरी देखेंगे। जबकि पिछले 1-2 दिन की अगर आप बात करें, जैसे आज का भी दिन रहा, शुक्रवार का भी दिन रहा, बाजार बहुत यूं कहिए बहुत डल मार्केट चल रही है, कोई बहुत बड़े मूव्स नहीं बन रहे हैं, लेकिन इन घटनाओं के बाद मार्केट का जो मोमेंटम होगा वो दोनों तरफ जाएगा। तो आरबीआई की जो पहलू है उसमें पहला नंबर जो क्रेडिट ग्रोथ का नंबर आएगा मनी सप्लाई का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा यहां पर, ये जो कि 30 अप्रैल को आएगा, और जो ये फॉरेन रिजर्व का नंबर आएगा 2 मई को, ये बेहद इंपॉर्टेंट नंबर होगा। ये दोनों नंबर्स भारत के इंटरनल्स को दिखाएंगे और मार्केट के लंबे समय का, यूं कह सकते हैं अगले महीने भर का जो रोड मैप होगा वो यही तय करेंगे। साथ में ये भी तय करेंगे कि एफआईआई की सेलिंग क्या बढ़ेगी, क्योंकि अगर एफआईआई सेलिंग बढ़ेगी तो फिर दुनिया भर की बाजारें भले बढ़ जाएं, हमको नहीं बढ़ना रहेगा, लेकिन अगर ये नंबर्स ठीक आते हैं तो उस केस में हम ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज है कि करेंसी इनोवेशन, यूं कह सकते हैं जो आप रुपए के ऊपर है फर्क, वो थोड़ा सा असर दिखाएगा, इसके लेकर के बात चल रही है। लेकिन इसमें एक चीज और भी है कि एक प्रोजेक्ट, एक ड्राफ्ट गाइडलाइन आने वाली है, और ये जो ड्राफ्ट गाइडलाइन है ये है इंफ्रास्ट्रक्चर लोन को लेकर के। इंफ्रास्ट्रक्चर लोन को लेकर के विवाद पिछले कुछ समय से रहा है, क्योंकि आरबीआई चाहता रहा है कि ये जो लोन के नियम हैं उनको थोड़ा सा टाइट किया जाए, लेकिन लगातार जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां हैं जिसमें अदानी है, पीएफसी है, आरईसी है,
बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ी उन कंपनियों का नाम आ रहा है जो पावर प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हैं। तो जो पावर प्रोजेक्ट को लेकर के बड़ी बड़ी इंफ्रा कंपनियां हैं, पिछले कुछ समय के अंदर अगर आप पावर सेक्टर के बूम को देखें तो वहां पर भारी वृद्धि रही है। पिछले महीना 2 महीना में लगभग सभी पावर कंपनियां, चाहे वो अदानी ग्रुप की, इवन अदानी पावर हो गया, टोरेंट पावर, इस टाइप की कंपनियों में बड़ी रिकवरी रही है। अदानी पावर अपने लाइफ हाइज पे है, टाटा पावर अपने लाइफ हाइज पे है, वहीं पर टोरेंट पावर अपने निचले स्तरों से काफी ऊपर आया है। पीएफसी, आरईसी, सारे जितने भी पावर, ट्रांसफार्मर, इन सबसे जुड़ी कंपनियां हैं। विगत कुछ दिनों में पूरे के पूरे एनर्जी सेगमेंट ने बहुत तेजी देखी है। लास्ट वीडियो जो मैंने किया था, जिसमें मैंने सेक्टोरल एनालिसिस आपके सामने रखा था, समझाया था कि पिछले 1.5 महीने के अंदर एनर्जी सेक्टर में बड़ी तेजी रही है। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, चैनल पर ही है, उपलब्ध है, प्लेलिस्ट में आप देख लेंगे तो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। मोटा मोटी आप ये समझ सकते हैं कि पावर में जो बूम है, अगर इसमें कहीं डेंट लगता है कि आरबीआई जो है इस इंफ्रास्ट्रक्चर लोनिंग को टाइट ही रखेगी, तो फिर वो जो रिकवरी आई है उसमें थोड़ी कमी हो सकती है, क्योंकि इस समय पावर की डिमांड बढ़ी है। मैं सिर्फ पावर की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये इंफ्रा लोन है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी लोनिंग की बात है। तो ये 1-2 कंपनी नहीं है, इसमें सब है, इसमें एलएनटी भी आएगा, इसमें क्यूमिल्स भी है, एबी भी है, बहुत सारी कंपनियां जो इससे जुड़ी है। कहीं ना कहीं कंपनियां, कोई भी कंपनी हो, वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो लगाती ही है। तो उसको लेकर के ये बड़ा खबर होगा, जो कि एग्जैक्ट डेट नहीं है, लेकिन वीकेंड में आप मान के चलें कि इस, चूंकि 1 मई को भारत में बाजार बंद है, 1 मई को ऐसे दुनिया भर में बाजार बंद है, तो 1 मई को छुट्टी है, उसके पहले उम्मीद यह है कि ये बैठक हो जाएगी और उसका कुछ फैसला आ सकता है। और जो कि अगर ओवरनाइट में आया, चूंकि आरबीआई के पॉलिसी मैटर्स भी ओवरनाइट में आते हैं, तो फिर बाजार इसके ऊपर एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन की संभावनाएं दिखाएगी। तो आरबीआई की तरफ से ये 3 बड़ी घटनाएं हैं जो कि बाजारों के ऊपर फर्क डालेंगी। अब इसके बाद अगर हम थोड़ा सा बाहर की चीज देखें, तो एक जो बड़ी घटना होने वाली है वो घटना होगी आपकी विदेशों की। अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक जो बड़ी घटना है वो 28 अप्रैल और 29 अप्रैल की घटना होगी, यानी कि कल परसों में जो फेड की आपकी बातें हो रही हैं, मतलब फेड जो अपना डिसीजन देगा। तो फेड क्या डिसीजन दिखा, उनका जो एफओएमसी की जो बैठक चल रही है फेड की, तो वहां पर क्या डिसीजन आएगा, क्या वो रेट बढ़ाएंगे, क्या वो रेट घटाएंगे, वो एक बड़ी बात होगी। और ये डिसीजन आएगा भारतीय समय अनुसार 29 अप्रैल को रात में आएगा, 11:30 बजे के आसपास। तो 29 अप्रैल रात का समय हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो हमें तब मालूम चलेगा कि एग्जैक्ट क्या नंबर आया है। लेकिन अगर क्या फेड रेट बढ़ाएगा, उम्मीद ये नहीं कर सकते कि फेड रेट बढ़ाएगा। क्या रेट घटाएगा, संभव है कि हम फेड रेट घटाने के बारे में भी बात ना करें, क्योंकि जो दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हैं उनके नाते महंगाई के बढ़ने का एक बहुत ज्यादा डर है। और अगर महंगाई के बढ़ने का डर बना हुआ है, चूंकि क्रूड का रेट ऊपर है, ऐसे में फेड रेट को डाउन करे, इसकी संभावना तो बिल्कुल ही आप मान के चलें नगण्य है। लेकिन रेट के बढ़ाने की संभावनाएं हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फेड ये देखना चाहेगा कि जियोपॉलिटिक्स घटनाएं किस तरह से अनफोल्ड होती हैं, ईरान में क्या बातें हो जाएंगी, जिस तरह से बार बार कोशिश हो रही है अमेरिका की तरफ से कि बात हो जाए, लेकिन वो बातें अभी तक हुई नहीं है। बात हो जाए, कुछ डिसीजन बन जाए, उसकी उम्मीद जो है फेड करेगा वेट करने का। और पॉसिबल है कि इसी नाते जो अभी पोल नंबर्स हैं, ये नंबर्स हमेशा लगभग सही होते हैं, तो इनके जो नंबर्स, जो आंकड़े हैं इस समय, वो यही दिखा रहे हैं कि 100% चांस यही है कि जो है फेड रेट जो है आपका 3.50 से लेके 3.75 की रेंज में रहेगा। 3.50 से 3.75, जिनको नहीं पता हो, यही रेट इस समय फेड का है। तो फेड इसी रेट पर काम कर रहा है, 3.50 3.75 का। पॉसिबिलिटीज हैं कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट का जो दर है 3.50 3.75 की, ये बनी रहेगी फेड की, इसकी संभावनाएं बन रही हैं। मार्केट इस चीज को फैक्टर इन करके चल रहा है। तो बाजारों के लिए ये अच्छी घटना है। अगर फेड रेट नहीं करेगा कम, तो बाजार को कोई दिक्कत नहीं है। अगर फेड रेट को थोड़ा सा कम कर दे तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मार्केट मान के चल रहा है ऐसा नहीं होगा, रेट बढ़ा देगा, इसकी उम्मीद भी मार्केट मान के नहीं चल रहा। अब अगर फेड ने कहीं कुछ बातें कही ऐसी कि भाई हम आने वाले वक्त में रेट बढ़ा सकते हैं, या आने वाले वक्त में हम कुछ बड़ी बड़ी चीजें कर सकते हैं, और ये बाजारों को बिल्कुल अभी तक पता नहीं है। मार्केट में सिर्फ ये घटना फैक्टर इन हो चुकी है कि फेड रेट हाइक नहीं करेगा, फेड रेट लोज नहीं करेगा। लेकिन अगर कहीं
बाजारों को ये समझ आता है कि फेड आने वाले वक्त में कुछ लिक्विडिटी कंसर्न्स क्रिएट कर सकता है, तो वो बाजारों के लिए अच्छा नहीं होगा। यद्यपि यहां पर ये बात याद रखने की है कि अभी 4-5 दिनों पहले करीब शुक्रवार के वीडियो में जो मैंने सेकंड चैनल पे किया था, उसमें बताया भी था कि फेड ने एक ईजिंग करी है बृहस्पतिवार को, जिसके नाते लिक्विडिटी आई है वहां पर और हिस्टोरिकल लिक्विडिटी उन्होंने इन्फ्यूज किया है सिस्टम के दौरान, और इसलिए जो नेस्डेक है और आपका डाउ जोन्स है, इवन S&P है, वो बढ़ सकते हैं और वहां पर वो रैली रही भी है शुक्रवार को। लेकिन चूंकि ये दिख रहा है कि वो लिक्विडिटी को अभी भी बनाए रखना चाहते हैं, तो ये मान के चलें कि कोई बहुत ज्यादा टफ बातें भी वो शायद नहीं करेंगे, या मार्केट उसको बहुत ज्यादा टफ बातों के आने की उम्मीद तो फिलहाल नहीं कर रही। अगर कुछ टफ बातें आती हैं जो लिक्विडिटी कंसर्न्स क्रिएट कर सकती हैं, देन मार्केट कैन बी कोलैप्स, थोड़ा सा गिर सकता है, थोड़ा करेक्ट जो आपका कर सकता है। यहां पर रिजल्ट की तरफ भी ध्यान रखने की जरूरत होगी हमारे लिए। जो इंपॉर्टेंट होगा, तो एक तो 29 तारीख को इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दूसरा एक नंबर है 1 मई का जो नंबर है, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एप्पल और अमेजन के नंबर्स आएंगे उस दिन। ये दोनों नंबर ये तय करते हैं जनरली कि दुनिया में जो बड़ी ग्रोथ है वो किस तरह से जा रही है। एप्पल इसलिए क्योंकि वो टेक्नोलॉजी को पूरा ड्रिवन करती है, जो कंज्यूमर जो हाई एंड पेड कर चीजें कर सकता है, और जो अमेजॉन है वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर गुड्स की तरफ भी, और बाकी जो उनके बाकी सर्विसेज हैं, जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज हैं, क्लाउड सर्विसेज हैं, पूरे एक ग्लोब के हिसाब से, पूरे वर्ल्ड लेवल के हिसाब से आईटी को प्रभावित करता है। तो ये जो नतीजे आएंगे वो 1 मई को अमेरिकन टाइम के हिसाब से आएंगे। तो 1 मई इज ए इंपॉर्टेंट डेट। 29 तारीख को आपका आने वाला है क्या, 29 तारीख को फेड का डिसीजन आएगा। 30 तारीख को आरबीआई के तरफ से एक नंबर जो मैंने बताया वो आएगा, जो हमारा जो है मनी सप्लाई का नंबर। फिर 1 तारीख को ये नंबर आएगा। 2 तारीख को पॉसिबल है कि आरबीआई का जो मैंने फॉरेन रिजर्व की वाली बात बताई वो आएगा, और इसी बीच में आरबीआई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन को लेकर के मुद्दा है उसका भी कुछ डिसीजन आ सकता है। तो ये बड़ी घटनाएं हैं। अगर हम थोड़ी बहुत छोटी घटनाओं की तरफ जाएं, तो भारत में कुछ जो आप जानते ही हैं रिजल्ट्स हैं, उनमें कई सारे ऑटो सेल्स के नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इस बार थोड़े 1 मई को आएंगे, तो वो नंबर देखने के रहेंगे कि किस तरह से ऑटो का डिमांड आ रहा है, क्योंकि उम्मीद ये है कि इस महीने में ऑटो सेल्स के नंबर घट सकते हैं। तो वो अगर ऐसा हुआ है तो फिर उसका असर जो है ऑटो कंपनियों पे आपको देखने को मिलेगा। बाकी कई सारे रिजल्ट्स हैं, वो आप समझते ही हैं कि वो रिजल्ट्स आते ही हैं, और रिजल्ट सीजन चल रहा है। अब अगर हम थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स समझें यहाँ पर, तो देखिए जियो पॉलिटिकली यहाँ पर चीजें थोड़ा सा तो प्रॉब्लम में हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो वही है कि क्या होगा ईरान के बीच में, क्या होगा वो लड़ाई की बात, क्या वहां पर कुछ चीजें होंगी। साथ में यहाँ पर ये भी बात इंपॉर्टेंट है भारत के संदर्भ में, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह से कहा है कि वो 25% का जो टैरिफ की बात है उसको वो लगा सकते हैं भारत के ऊपर, और उसका असर, क्योंकि भारत जो है इस समय फिलहाल जब आप बात कर रहे हैं तो वापस से रूस से तेल खरीद रहा है, लेकिन वो जो 1 महीने की मियाद थी वो खत्म हो चुकी है। तो अमेरिका ये बात कहीं ना कहीं कहा तो जरूर है इन बातों को कि वो 25% टैरिफ की तरफ जा सकते हैं। तो ये एक बड़ा इशू होगा अगर कहीं रिलायंस या किसी भी कंपनी के ऊपर इसका असर आ सकता है। अगर ये खबरें थोड़ा और पुष्ट होती हैं या वो खबरें थोड़ा और बड़े रूप में आती हैं तो दिक्कत हो सकता है। साथ में ईरान और यूएसए के बीच में जो बात हो रही है, क्या वो फाइनलाइज हो जाएगी, क्या उसके कुछ हो जाने की घटनाएं रहेंगी। अगर ये घटना हो जाती है कि वो बातचीत हो जाती है, फाइनल हो जाती है, तो मार्केट इसको निश्चित रूप से बहुत अच्छे से पॉजिटिव रूप में लेगा। आपको मालूम ही होगा कि पिछले 24 घंटों के दौरान 2 बार जो है ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो गए हैं वहां पर, वित्त मंत्री जो हैं वो गए हैं वहां पर पाकिस्तान में। बातचीत हो रही की कोशिश हो रही है, हुई नहीं है। रसिया ने इंटरवीन किया है, कुवैत ने इंटरवीन किया है कि कुछ बातें हो जाएं, लेकिन अभी तक कोई सिग्निफिकेंट बात तो हुई नहीं है। ना ही अमेरिका का कोई डेलीगेशन वहां जाता हुआ लग रहा है। लगातार डोनाल्ड ट्रंप के जो ट्वीट्स हैं वो आते रहे हैं इस बीच में, उनको लेकर के भी जो घटनाएं हुई, जिसको आप जानते हैं उनके ऊपर एक अटैक की बात हुई जहां पर वो बातचीत कर रहे थे, मतलब जहां पर वो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे यूएसए में। उसके बाद मामला और थोड़ा गर्म हुआ, लेकिन अल्टीमेटली अभी तक कोई नंबर्स निकल के नहीं आया, कोई सर्टेन डेट निकल नहीं आई, कोई नई पॉलिसीज निकल के नहीं आई है, कोई नया बिंदु निकल के नहीं आया है कि ये सब आपस में बात करेंगे कि नहीं करेंगे। तो उसका असर जो है ये रहेगा कि तेल कीमतें जो है आपकी अभी भी फिलहाल ऊपर हैं। 100 से 110 की जो ये रेंज है तेल कीमतों का, ये बाजारों को बहुत पसंद नहीं आ सकता है। आप मान के चलें दुनिया भर की मार्केट्स में भले तेजी हो जाए, लेकिन भारतीय बाजार उसके इस केस में नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारा 2 बातें हैं। हमारा रुपया जो है वो कमजोर बना हुआ है, डॉलर की संख्या में कमी की संभावनाएं हैं इस बार, जो मैंने अभी आपको समझाया। और ऐसे में अगर कहीं क्रूड आपका 100 से लेके 110 की रेंज में है, तो फिर वो
इतना आसान नहीं है भारतीय बाजारों का बढ़ना। भले ही अगर आप इवन कल भी देखो, इवन आज भी देखो, वापस से जापान की मार्केट हाईज पे, ताइवान हाईज पे, कोरिया हाईज पे, वो सब हाईज लगा रहे हैं, लेकिन हमारी वो हाल नहीं है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये मामला जल्दी से जल्दी सुलझे, क्योंकि अगर ये मामला सुलझेगा नहीं, सुलटेगा नहीं, खत्म नहीं होगा, तो हमारे ऊपर जो तलवार है वो बनी रहेगी, लटकी रहेगी, और ऐसे में एफआईआई की सेलिंग आती रहेगी। तो कई सारे महत्वपूर्ण डेटा हैं, कई सारे महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो अगले एक हफ्ते के दौरान होंगी, और उसका असर क्या होगा, उसका पूरा रोड मैप आप बनेगा। आरबीआई के नंबर्स पे बहुत नजर रखने की जरूरत है। मैं आपके इसी चैनल पे बताता रहूंगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बट अल्टीमेटली अगर उसमें कुछ गड़बड़ी आती है तो फिर एफआईआई की सेलिंग वापस से और बढ़ सकती है, और उस केस में फिर बाजारों के लिए दिक्कत हो सकती है। फिलहाल अगर हम एक हफ्ते के हिसाब से, जब तक ये घटनाएं बनी हुई हैं, अगर हम मार्केट को थोड़ा सा समझें, तो बाजार का चूंकि कल 28 तारीख है, एक्सपायरी है, तो कुछ खासा होना नहीं है कल। चूंकि इतना ज्यादा ओआई खड़ा है आपका कहीं 24,400 से लेके 500 की रेंज में, तो वो ऊपर निकलेगा नहीं ये रेंज, और नीचे की साइड में कहीं 23,800 जो है वो बहुत स्ट्रांग सपोर्ट बना रहेगा। तो 23,800 से लेकर 24,400 की जो रेंज है ये मोस्ट लाइकली कल भी रहेगी। चूंकि 29 तारीख को डिसीजन आना है फेड का, तो मोस्ट लाइकली हम उसी डायरेक्शन में या उसी दौरान में बने रहने की कोशिश कर सकते हैं। आइदर साइड एक ब्रेकआउट अगर होगा तब जाकर के आपको थोड़ा एक शॉर्ट कवरिंग का सिनेरियो बन सकता है, या अगर निचले स्तर टूटेंगे तो फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग का असर बनेगा। बट जब तक हम इस दायरे में हैं तब तक कोई बड़े मूवमेंट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, और यही दिखाई भी पड़ रहा है कि कोई बहुत बड़े मूवमेंट्स नहीं बन रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आ रहे हैं, जैसे बहुत गर्मी है नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली, यूपी पूरा इस टाइम वर्ल्ड के सबसे गर्म क्षेत्र हैं, तो आप गर्मी से जुड़े कंपनियों में देखिए तेजी दिख रही है, वायर की कंपनियों में तेजी दिख रही है, एसी वाली कंपनियों में तेजी दिख रही है, पावर कंपनियों में दिख रही है। तो वो सेगमेंट वाइज जो तेजी है, लॉजिक वाइज जो तेजी है, वो रहेगी, वो बनी रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो इंडस्ट्रियल एसीज बनाने वाली कंपनियां हैं, अपार जैसी कंपनियां, उन सारी जगहों पर आपने वो तेजी देखी है, ब्रेकआउट देख रहे हैं। बट बाकी जगहों पे उस तरह का मार्केट नहीं है, और ये चीज जो है वो बनी रहेगी, और इसीलिए बाजार जो है 22 सेगमेंटेड फ्रेगमेंटेड रूप में काम करेगी। वो अलग अलग सेगमेंट्स, अलग अलग फ्रेगमेंटेशन जो है वो दिखाएगी, क्योंकि चूंकि अलग अलग जोन के ऊपर अलग अलग असर आ रहा है। जहां गर्मी के नाते एक अलग डिमांड क्रिएट हो रही है, वहीं पर क्रूड के नाते एक अलग प्रेशर क्रिएट हो रहा है। बैंक्स डरे हुए हैं क्योंकि जो मनी सप्लाई के नंबर्स हैं वो खराब हो सकते हैं, और इसलिए बैंकिंग में उतना तेजी नहीं दिख रही है। जो रिजल्ट्स आए हैं एक्सिस बैंक के, एचडीएफसी बैंक के, आईसीआईसीआई बैंक के, वो रिजल्ट इस तरह के नहीं है कि जिनके ऊपर मार्केट जो है बहुत ज्यादा कैपिटलाइज करने की कोशिश करे। तो जो रिजल्ट सीजन अभी तक हमारा पैन आउट हुआ है इन टर्म ऑफ बैंकिंग, तो वो बहुत अच्छा नहीं दिखता है। तो वो प्रेशर ऑलरेडी बना हुआ है। तो ये जो घटनाएं हैं, और उसमें कहीं एप्पल का, और अगर आप अमेजन के नंबर्स और उनका इंटरकनेक्शन भारत का जो होगा, और मनी जो आरबीआई की तरफ से आएगा और जो अमेरिका की तरफ से आएगा, ये सारी घटनाएं जो होंगी, ये पूरा कॉकटेल बनने वाला है अगला 4-6 दिन। और उसके बाद फिर मार्केट में आपको एक क्लियर विजन मिलेगा 2-3 मई के बाद कि मार्केट किस तरफ जाएगा। उस बीच में बाजारों में गैप डाउन गैप अप होंगे क्योंकि घटनाएं हैं, और उसके अकॉर्डिंग मार्केट मूव करेगा, और उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना चाहिए। जाहिर सी बात है, प्योर एजुकेशनल पर्पज पर बताया गया वीडियो है, इसका कोई उपयोग जो है आप ट्रेड के संदर्भ में नहीं करेंगे। कोई भी बाई और सेल के रिकमेंडेशन के लिए आप प्लीज अपने जो है फाइनेंशियल एडवाइजर का सपोर्ट लेंगे। मैंने पूरी तरह से सिर्फ खबर को एनालाइज करने के लिए चीजें आपके सामने रखी हैं। उम्मीद कर रहा हूं वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि मार्केट का क्या दायरा हो सकता है, या ब्रेकआउट्स हो सकते हैं कि नहीं। आपके हिसाब से क्या फैसले आने वाले हैं, आपको आगे क्या दिखाई पड़ रहा है, किस तरह का रोड मैप आपको दिखाई पड़ रहा है। और जरूर कमेंट करिए कि अगले किन टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए, थोड़ा रिसर्च के साथ मैं आपके सामने उन सभी मैं पहलुओं पर लेकर के आपके सामने आता रहूंगा। उम्मीद कर रहा हूं वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मैं मिलता हूं कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।